जय भीम साथियों। मैं विवेक रजक। मैं दयाल सिंह कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ की जो यह प्रयास है कि हम लोग उनके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक दूसरे से संपर्क में रहें इस कोरोना पेंडेमिक के समय। और हम इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो एक हफ्ते का वीडियो लेक्चर सीरीज़ का जो प्रोग्राम है, इसमें मैं आपके साथ डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक दर्शन पर अपने विचार रखूँगा। हम सभी जानते हैं कि बीए के बाद की सारी पढ़ाई, एमए और पीएचडी, इनफैक्ट दो बार है ना, एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, पीएचडी फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमएससी और फिर डॉक्टर ऑफ साइंस। इनके जो मेन काम है इकोनॉमिक्स में, वो सारे के सारा का सारा जो काम है वो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के ऊपर ही उन्होंने अपना सारा समय पढ़ाई लिखाई का जो शोध का जो कार्य किया वो भारतीय आर्थिक समस्याओं पे ही उन्होंने किया। चाहे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़ हो, चाहे प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नेट पे मिल जाता है आमतौर पे कि उन्होंने क्या क्या काम किया, उस पर उन्होंने क्या रिसर्च किया, ये सारा मिल जाता है। जो मैं बात आपसे करने का प्रयास करूंगा इस आज के छोटा सा वीडियो के ज़रिए, वह ये है कि किस तरह से उनके जो आर्थिक दर्शन, आर्थिक विचार हैं, वह आज के समय में भी वो कितना प्रासंगिक है। आज हम देख रहे हैं मेन समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। हम देखते हैं 2020 या 2019 के समय हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुद्रास्फीति तो चलिए पिछले कुछ समय से कंट्रोल में है ना। बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, असमानता, कृषि में अभी भी 50% से ज़्यादा लोग कृषि में हमारे देश में डिपेंड करता है टोटल पॉपुलेशन का। अभी भी 70% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर, इन सब विषयों पे जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वह अभी भी उनकी बातों को अगर हम सुन लिए होते, उनको अगर हमने सुना होता, उनके द्वारा बताए गए समाधानों को अगर हमने अपनाया होता अपने इस पिछले 70-75 साल के दौरान, तो शायद ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं रहती आज के समय में हमारे पास। आप देखिए, एज ए लेबर मेंबर वाइसराय काउंसिल में या एज ए मिनिस्टर फॉर फ्यू ईयर्स, है ना, 4-5 साल जब तक वो मंत्री थे 1947 से लेकर 52 तक, उन्होंने इकोनॉमिक्स के शोध के दौरान या इकोनॉमिक्स पढ़ने के दौरान जो कुछ उन्होंने सीखा, उन सब चीज़ों को वे लागू करने का उन्होंने कोशिश किया, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं जो श्रम सुधार, आज 1991 के बाद हम जिस तरह का श्रम सुधार कर रहे हैं, बेसिकली हम अंडू कर रहे हैं जो हमें सुविधाएं मिली थी, जो श्रमिकों के क्या कहेंगे, वेलफेयर के लिए, श्रमिकों के जीवन स्तर को ठीक करने के लिए जो उपाय किए गए थे, हम उनको वापस कर रहे हैं, है ना। आप देखिए 12 घंटे से 8 घंटे का काम, उसके बाद प्रोविडेंट फंड का, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जिनको कहते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, है ना, इन सारी सुविधाओं का भारत में श्रमिक वर्ग को मिलना या दिलवाना, ये डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने रिसर्च किया, और उसके बाद एक कमीशन था जिसको हम लोग यंग हिल्टन कमीशन कहते हैं, उनके समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रस्ताव रखे, जो सुझाव दिए कि भारतीय वित्त व्यवस्था कैसा होगा, वित्त व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए, और जिसके आधार पे फिर वो हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में उनकी स्थापना होती है ना। और शिक्षा पे वो उनका जोर था। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें स्टेट का रोल, है ना, चूँकि उनको पता था कि प्राइवेट सेक्टर जो है, हालांकि उस समय का प्राइवेट सेक्टर हमारा इतना
उन्नत भी नहीं था और प्राइवेट सेक्टर सक्षम भी नहीं था, और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता था ये अच्छी तरह से वो जानते थे। इसलिए वो औद्योगिकरण हो या एजुकेशन में, हेल्थ में सरकार की क्या भूमिका होगी, सरकार के द्वारा ही औद्योगिकरण हो, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने आता है। उसके बाद एक और अहम बात, इसके बाद छोटा सा वीडियो चूँकि इसके बाद ख़त्म करना है, वो ये है कि 11th 5 ईयर प्लान के दौरान हम एक सिस्टम, एक विचार लाते हैं जिसको हम लोग पॉलिसी लाते हैं, जिनको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं हिंदी में। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर समावेशी विकास कब बता के गए हैं, है ना, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में उनके लेखों में, जब वो मंत्री थे, जिसकी वजह से वो उनको छोड़ना पड़ा कैबिनेट, है ना, कई सारे कारण थे, उसमें हिंदू कोड भी अहम था। तो ये क्या था, ये सारे समावेशी विकास ही वो चाहते थे। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी नीतियाँ जो डॉक्टर अंबेडकर अधूरा छोड़ गए थे, जिनको नहीं लागू करवा पाए थे या जिनको वो चाहते थे लागू हो और सरकारें नहीं की, अल्टीमेटली उनके जाने के बाद टुकड़ों में या किस तरह से धीरे धीरे करके या उनको अलग तरीके से, है ना, चाहे सर्व शिक्षा अभियान ही देख लीजिए आप, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ देख लीजिए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, है ना, उसके बाद हम स्वास्थ्य का अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले वो कह के गए। तो मुझे लगता है कि उनका जो आर्थिक चिंतन था, आर्थिक विचार था, वो यह था कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ वाला कंट्री हो, भारत एक विकसित देश बने और जिसमें सभी का विकास हो, सभी वर्ग का विकास हो, है ना, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अलग सामाजिक समूह के लोग हो, अलग धार्मिक समूह के लोग हो, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी जेंडर के लोगों का विकास वह चाहते थे। ऐसा मुझे लगता है कि उनका आर्थिक चिंतन था। मैं पुनः इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ और देवराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ। और अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं सभी को। 129th बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल 2020 हम सभी घर में सेफ रह के और जितनी हो सके लोगों की मदद करके, है ना, जो ज़रूरत है जिनकी, उनकी हम मदद करें। और अपने आसपास जो भी लोग आपको लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है, हम उनकी मदद करें और घर में सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इसी तरह ऑनलाइन ही हम इस चर्चा को जारी रखें। उम्मीद है कि आगे भी आपसे इसी सेंटर के माध्यम से मुलाकात होगी और हम अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम।